हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रक्षित गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 12th का हमारा चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है अल्पकालीन संतुलन उत्पादन। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था अर्थव्यवस्था के अंदर उत्पादन संतुलन कब होता है, यानी कि उत्पादन का संतुलन स्तर कौन कौन सा होता है। इसके बेसिकली दो दृष्टिकोण है जो आपको पढ़ने, एक है ADAS अप्रोच, एक है SI अप्रोच। यानी कि समग्र मांग और समग्र पूर्ति जब दोनों बराबर होती है तब हम कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन का संतुलन स्तर है, और जब निवेश और बचत बराबर होते हैं तब भी हम कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन का संतुलन स्तर है। दोनों के बारे में विस्तार से हमने पिछले वीडियोस में चर्चा की हुई है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं दोनों का मतलब क्या होता है, क्या क्या पॉइंट्स आपको एग्जामिनेशन में लिखने इससे रिलेटेड। आज की वीडियो हमारी होने वाली है गुणक के ऊपर, यानी कि जो मल्टीप्लायर होता है, निवेश गुणक होता है, वो क्या होता है, उसकी क्या भूमिका होती है निवेश में, और कैसे कैसे ये काम करता है अर्थव्यवस्था के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। निवेश को समझने से पहले हम इसको एक बिल्कुल नॉर्मल भाषा में समझेंगे। जैसा आपको पता है, हम सबसे पहले एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, उसकी मदद से ही हम इस सारे कॉन्सेप्ट को इजीली समझते हैं। जैसे आप सपोज करो, आपके पास में अभी एक दुकान है जिसके अंदर आपने दो मशीन लगा रखी है। दुकान छोड़ो, आपके पास में एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में आपने दो मशीन लगा रखी है। उन मशीन की मदद से आप ब्रेड का प्रोडक्शन करते हो, यानी कि ब्रेड बनाते हो। आज अगर आप 100 ब्रेड बना रहे हो, उसकी वजह से आपको 500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ये सारे एग्जांपल आपको लेट करके रखने हैं। वैसे तो आप देखोगे ब्रेड का प्राइस जो होता है वो ज्यादा होता है, पर लेकिन बिल्कुल आपको नॉर्मल भाषा में समझा रहा हूं। तो जैसे जैसे एग्जांपल है, जैसे आपने दो मशीन से आपके पास में 100 ब्रेड आप बना पा रहे हो दो मशीन की मदद से, और इसकी वजह से आपको 500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब आपने क्या कर रखा है, दो आदमी आपने वर्कर के तौर पे रखे हुए अपने पास में। आपने सोचा है मैं अपने काम को बढ़ाऊंगा, और अब जो 100 मैं ब्रेड के प्रोडक्शन कर रहा हूं उसको बढ़ा के मैं 200 कर देता हूं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, दो मशीन और खरीद लोगे। दो मशीन आपने खरीद ली है। आपने सोचा है कि दो लेबर तो मेरे पास है ही, तो मैं दो लेबर क्यों लगाऊंगा, मैं एक और लेबर लगा लूंगा। तीन आदमी चार मशीन को बड़े आराम से देख लेंगे। तो आपने एक और लेबर रख लिया, दो मशीन लगाई, उसकी मदद से आपको जो प्रोडक्शन होगा वो डबल होगा। पहले 100 का कर रहे थे, अब 200 का प्रोडक्शन हो रहा है। पहले आपको 500 का प्रॉफिट हो रहा था, अब क्या पता डबल का प्रॉफिट हो, क्या पता उससे ज्यादा का प्रॉफिट हो सकता है। तो यही होता है निवेश का कॉन्सेप्ट। यानी कि जब भी हम अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि कुछ पैसा खरीदते हैं जिसकी मदद से हमारा बिजनेस बढ़ सके, उसको हम निवेश कहते हैं। ये तो बिल्कुल साधारण भाषा में, नॉर्मल लैंग्वेज में है निवेश का मतलब। अर्थव्यवस्था में क्या होता है, अर्थव्यवस्था में ये होता है कि अगर आप निवेश करते हो उसकी वजह से आपकी आय बढ़ती है। तो निवेश करने से जब भी आय बढ़ती है उसको हम गुणक बोलते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। निवेश करने से आय बढ़ती है, क्यों बढ़ती है अभी हमने एग्जांपल से देख लिया। अब निवेश करने से जो आय बढ़ती है उसको हम गुणक कहते हैं, यानी कि जो वो तत्व होता है कि कितने गुना आय बढ़ी। सपोज करो आपकी इनकम पहले थी 100 रुपए, अब बढ़ के हो गई 200, तो दो गुना बढ़ गई। वो गुणा का कॉन्सेप्ट गुणक कहलाता है। अगर किसी की इनकम पहले 100 थी, अब बढ़ के हो गई 500, तो यानी कि 5 गुना बढ़ गई। तो वो जो कितने गुना इनकम बढ़ी, निवेश करने से कितने गुना इनकम बढ़ी, उसको हम गुणक कहते हैं। इंग्लिश में इसको मल्टीप्लायर कहते हैं। नाम से ही आपको पता लग रहा है। अब पहले इसकी डेफिनेशन समझेंगे। निवेश होने से आय बढ़ती है, ये बात आपको पता चल चुकी है। अतः वह तत्व, यानी कि वह कारक जिसकी वजह से आय में वृद्धि होती है और निवेश में वृद्धि से अधिक होती है। यानी कि निवेश करने से आय में वृद्धि तो होती है, लेकिन वो हमेशा निवेश से ज्यादा ही होगी। अगर निवेश 100 रुपए का किया है तो वृद्धि हो सकती है आय में डबल, यानी कि निवेश करने से आय में 200 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। निवेश किया है 200 का, तो आय बढ़ सकती है 400 से। तो ये जो होता है वृद्धि जो होगी ना आय में, वो निवेश में वृद्धि से ज्यादा होगी हमेशा। ये बात आपको याद रखनी है कि जितना निवेश करा जाएगा उससे हमेशा जो इनकम बढ़ेगी वो निवेश से ज्यादा ही बढ़ेगी। तो वो तत्व जिसकी वजह से आय में वृद्धि निवेश में वृद्धि से ज्यादा होती है, यानी कि जितना निवेश में वृद्धि करी उससे आय में वृद्धि ज्यादा होगी, उसी तत्व को हम गुणक कहते हैं। तो ये बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में है। वह तत्व जिसकी वजह से आय में वृद्धि निवेश में वृद्धि से ज्यादा होती है उसको गुणक कहते हैं। इंग्लिश में इसको मल्टीप्लायर कहते हैं। अब इसके अलावा जो गुणक है, यानी कि जो मल्टीप्लायर है, उसको कैसे डिनोट किया जाता है इंग्लिश में, ये बात आपको याद रखनी है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जितना निवेश में परिवर्तन हुआ उतना आय में परिवर्तन होता है। यानी कि निवेश अगर 100 की तो उससे आय में परिवर्तन हुआ 200 का, डबल हो गया। तो जैसे निवेश में परिवर्तन हुआ उससे जो भी आय में परिवर्तन होता है, तो दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं तो उससे हमें के निकल कर आ जाता है।
तो इसका फॉर्मूला डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा का साइन ये है ट्राइंगल से जो आपको दिख रहा होगा, यही डेल्टा का साइन है, आपको याद रखना है। तो इसका मतलब होता है चेंज, यानी कि कितना इनकम, कितना इन्वेस्टमेंट में हमने चेंज किया, यानी कि कितना इन्वेस्टमेंट को हमने बढ़ाया जिससे हमारी जो इनकम है वो और बढ़ गई। तो ये इसका फॉर्मूला है, के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा। इससे निकल जाता है कि कितने गुना बढ़ा है, 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना, जो भी गुणक कॉन्सेप्ट है वो गुणक कहलाता है। ये इसका पहला फॉर्मूला है, इसको आप नोट डाउन करो अपने नोटबुक के अंदर। अब जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है इस कॉन्सेप्ट में, जब भी हम निवेश गुणक की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको एक बात अपने दिमाग के अंदर रखनी है, वो क्या है कि अर्थव्यवस्था में जब भी निवेश किया जाता है उससे उपभोग किया जाता है। जैसे गवर्नमेंट ने बोला है कि हम मार्केट के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला कि हम सोशल वेलफेयर के लिए, यानी कि लोगों के कल्याण के लिए एक सरकारी स्कूल बनवाएंगे। उसके लिए गवर्नमेंट ने फंड दे दिया 20 करोड़ रुपए। तो 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो गया गवर्नमेंट की तरफ से कि ये लोगों के काम आएगा। तो 20 करोड़ का वो उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया। वो इन्वेस्टमेंट जहां किया जाता है, जैसे स्कूल बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए, सबसे पहले स्कूल बनाने के लिए ईंट चाहिए, बदरपुर चाहिए, सीमेंट चाहिए, इसके अलावा मजदूर चाहिए जो वहां पर रहेंगे उसको स्कूल को बनाएंगे। जब स्कूल बनकर तैयार हो जाएगा तो जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उनकी वजह से उनकी इनकम बढ़ी है। पहले जो मजदूर था उसको कोई पैसे नहीं मिल रहे थे, लेकिन जब वो स्कूल बनाने के लिए आया है तब उसके पास में पैसा आ गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने पैसा दिया है तो उसको कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा। इसके अलावा जो सीमेंट वाला है, बदरपुर वाला है, ईंट वाला है, तो जिन सबको पैसा गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। तो जितना पैसा गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया वो इनकी इनकम बन गई। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जितनी इन्वेस्टमेंट की जाती है वो ही आय के बराबर होती है। ये इसका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है, एक व्यक्ति का उपभोग या एक व्यक्ति का खर्चा दूसरे व्यक्ति की आय होती है। इसको बिल्कुल नॉर्मल भाषा में आप समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास में 20 रुपए, आप 20 रुपए के बिस्किट खरीदते हो कहीं से, तो वो 20 रुपए आपने दुकान वाले को दे दिए, तो वो उस दुकान वाले के लिए आय का साधन हुआ और आपके लिए वो खर्चा का साधन है। तो एक व्यक्ति का जो खर्चा होता है दूसरे व्यक्ति की वो आय बनती है। और वो दुकान वाला, उसके पास में जो पैसे आएंगे, जो सामान बेच के उसके पास में जितने भी पैसे आएंगे उसका वो अपना कंजप्शन करेगा। फॉर एग्जाम्पल, उसने कहीं से दूध लिया है या अपने बच्चों की ट्यूशन फीस दी है या स्कूल की फीस दी है, तो उसका जो उपभोग का खर्चा होगा वो किसी और पर्सन की आय बनेगा। तो अर्थव्यवस्था में जब भी उपभोग के ऊपर खर्चा किया जाता है वो किसी दूसरे व्यक्ति की आय बनती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अब गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में क्या संबंध होता है उसको हम समझेंगे। यानी कि जो गुणक होता है और एमपीसी है, दोनों के बीच में रिलेशन होता है। गुणक और एमपीसी में प्रत्यक्ष संबंध होता है। प्रत्यक्ष का मतलब ये होता है कि एक चीज बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ती है, एक चीज घटने से दूसरी चीज घटती है। इसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष संबंध, डायरेक्ट रिलेशन या सकारात्मक संबंध। तो जब भी कहीं लिखा है प्रत्यक्ष संबंध तो उससे आपको ये चीज याद रखनी है कि एक चीज बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ती है, एक चीज घटने से दूसरी चीज कम हो जाती है। तो एमपीसी अगर ज्यादा होगा तो गुणक भी ज्यादा होगा। ये साइन जो ऊपर की तरफ ही आपको बता रहा है ज्यादा होने का। तो एमपीसी अगर ज्यादा है गुणक भी ज्यादा है, एमपीसी अगर कम है गुणक भी कम है। तो गुणक और एमपीसी में डायरेक्ट रिलेशन होता है, एमपीसी ज्यादा होगा गुणक भी ज्यादा होगा, एमपीसी कम होगा गुणक भी कम होगा। इसका एक और फॉर्मूला है जो एमपीसी के साथ रिलेशन को दिखाता है, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। ये फॉर्मूला इसका दूसरा है जो एमपीसी के रिलेशन के साथ में बताता है। और यहाँ से हमें पता भी चल रहा है कि k का एमपीसी के साथ में डायरेक्ट रिलेशन है। अब इसको अगर हम एक एग्जांपल की मदद से देखें कि अगर एमपीसी 0.8 है यानी कि एमपीसी ज्यादा है, तब k की वैल्यू कितनी होगी। अगर एमपीसी 0.5 है तब k की वैल्यू कितनी होगी। वैसे तो हमें पता है कि अगर एमपीसी ज्यादा है तो गुणक भी ज्यादा होगा, यानी k ज्यादा होगा। एमपीसी कम है तो गुणक भी कम होगा। अब इसको एक एग्जांपल से और देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अगर एमपीसी 0.8 है तब k कितना होगा। तो k का ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, एमपीसी के साथ रिलेशन ये बताता है। तो k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। 1/1 माइनस एमपीसी की वैल्यू कितनी है, 0.8 है। जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1/0.2। अब ये बात आपको पता होगी, जब यहाँ एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो ये हट के ऊपर एक जीरो लग जाती है, और इसको जब हम डिवाइड करते हैं 2 5 जा 10, तो यहाँ पे k की जो वैल्यू आई है वो 5 टाइम्स आई है, यानी कि 5 गुना है। तो ये यहाँ अगर एमपीसी 0.8 है तब k की वैल्यू 5 गुना होगी। दूसरा क्वेश्चन, अगर एमपीसी 0.5 है तब कितना होगा k। तो इसको हम यहाँ लिखेंगे k इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। अब k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी को माइनस अगर हम करेंगे 0.5 को, तो k इज इक्वल टू 1/0.5 आएगा, क्योंकि 1 में से अगर 0.5 माइनस करेंगे तो 0.5 भी बचेगा। अब पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो ये पॉइंट हट जाएगा, ऊपर जीरो लग जाएगा। अब अगर हम इसको काटेंगे तो 5 2 10, तो यहाँ पे k की वैल्यू 2 गुना आई है।
तो इसका कहने का मतलब ये है, अगर एमपीसी 0.8 है तब के की वैल्यू ज्यादा आएगी, यानी कि 5 गुना आएगी। अगर एमपीसी की वैल्यू कम है तब के की वैल्यू कम आएगी। इसमें 5 गुने का मतलब ये है कि निवेश करने से आय में 5 गुना की वृद्धि होगी। यहाँ 2 गुने का मतलब ये हो जाएगा कि निवेश में जितनी वृद्धि होगी, यानी कि जितना निवेश किया जाएगा आय उससे डबल होगी। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगर के की वैल्यू जितने गुना आती है तो आय में उतने गुना का चेंज आएगा। अगर इन्वेस्टमेंट 100 रुपए का किया है और के 5 गुना है, तब इनकम कितनी हो जाएगी? 5 गुना। तो निवेश का 5 गुना, निवेश 100 है तो इनकम हो जाएगी 500। इसके अलावा अगर इन्वेस्टमेंट 100 का ही किया है और कितना के है? 2 गुना के है, तब आय कितनी बन जाएगी? तब आय बन जाएगी 200। तो ये बात आपको याद रखनी है। ये के की वैल्यू एमपीसी निर्धारित करता है। एमपीसी कम, के की वैल्यू कम, एमपीसी ज्यादा होगा, के की वैल्यू ज्यादा होगी। तो यहाँ पर हमारा गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में जो संबंध है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम समझेंगे इसका एक ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब जब गुणक हमने समझ लिया है तो इसका जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का, उसको हम समझेंगे। ये क्या है? ये है गुणक की क्रियाविधि, यानी कि गुणक कैसे काम करता है, जो मल्टीप्लायर वो कैसे काम करता है, उसकी भूमिका भी अभी हमें समझ में आ जाएगी। सबसे पहले ये टेबल हमको बनाना है। हमें ये देखना है चक्र 10 राउंड लेने। चक्र का मतलब होता है स्टेज या राउंड, ऐसा हम समझ सकते हैं। पहला चक्र, दूसरा चक्र, तीसरा चक्र, ये टेबल ड्रॉ कर लिया। उसके बाद में लिखने निवेश, क्योंकि निवेश करने से ही गुणक आएगा, तो निवेश हमने लिख लिया है। फिर लिखना है हमें इनकम, तो इसका फॉर्मूला डेल्टा वाई। फिर लिखना है डेल्टा सी, जिसको बोलते हैं चेंज इन कंजप्शन, यानी कि उपभोग में परिवर्तन। डेल्टा एस का मतलब होता है बचत में परिवर्तन, यानी कि चेंज इन सेविंग। तो इनके जो शॉर्ट फॉर्म है और जो इनका नाम है वो आपको पता होना चाहिए। जब भी आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को करोगे तो ये शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख कर आनी, डेल्टा वाई लिख सकते हो, लेकिन उसके साथ में आपको एक्सप्लेन भी करना होगा कि आय में परिवर्तन, ये उपभोग में परिवर्तन, ये बचत में परिवर्तन। क्योंकि जब आप खुला खुला लिख कर आओगे और सारे नाम प्रॉपर तरीके से लिख कर आओगे तो टीचर को पता चल जाएगा कि आपने अच्छे से पढ़ाई की है। इसके बाद में गुणक की जो क्रियाविधि होती है, अब इस वाले टेबल के लिए हमने ये एज्यूम किया है कि जो हमारी एमपीसी है, यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है, वो 0.5 है। आप इसको 0.4 भी ले सकते हो, 0.8 भी ले सकते हो, अपने अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगता है उसके लिए हम एमपीसी की कोई भी वैल्यू मान सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एमपीसी की वैल्यू 0.5 ली है। अब इस वैल्यू का मतलब क्या होता है? जब भी हम ये टेबल बनाएंगे तो वहां पर एमपीसी की वैल्यू ही डिपेंड करेगी, क्योंकि हमें पता है जो गुणक होता है उसकी वैल्यू एमपीसी पर ही निर्भर करती है। अगर एमपीसी ज्यादा तो गुणक ज्यादा, एमपीसी कम तो गुणक कम। तो अब जब हमें ये टेबल बना लिया है तो उसके लिए हमें कुछ बातें और पता होनी चाहिए। तो वो क्या बातें हैं? सबसे पहले आपको ये समझना है कि यहाँ पर हमें कुछ फॉर्मूले देखने हैं। सबसे पहला फॉर्मूला होता है, जब हमने एग्रीगेट डिमांड को देखा था कि अगर इनकम होती है किसी व्यक्ति की, तो या तो इनकम का यूज अपना कंजप्शन करने के लिए, यानी कि उपभोग करने के लिए करेगा, या इनकम का यूज बचत करने के लिए करेगा। तो उपभोग को लिखा जाता है कंजप्शन, बचत को लिखा जाएगा एस। तो या ये होता है इनकम का फॉर्मूला। उसके बाद में अगर हम बात करें चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम में भी यही रहता है, तो डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं अभी। जैसे किसी व्यक्ति की आय है 100 रुपए, तो अगर उसको अपना कंजप्शन 40 रुपए है उसका, तो उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी? उसकी सेविंग हो जाएगी 100 माइनस 40, यानी कि 60। तो अगर कोई व्यक्ति है 100 रुपए की इनकम है, 40 रुपए वो अपने कंजप्शन पे खर्च करता है, तो वो बचत 60 की कर पाएगा। अगर किसी व्यक्ति की आय, अब वे बढ़ने वाला या घटने वाला देख लेते हैं, यानी कि चेंज वाला देख लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति की आय 100 रुपए से बढ़ के 120 हो जाती है, तो कितना चेंज आया है उसके में? 20 का चेंज आया है। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई होता है, डेल्टा एस होता है। ये फॉर्मूला सेम रहेगा हर किसी सिचुएशन में। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है? डेल्टा वाई कितना है? 20 है, तो उसकी कंजप्शन कितने से बढ़ जाएगा? कंजप्शन मान लो वो 10 से बढ़ा देता है, तो सेविंग कितने से बढ़ेगी उसकी? तो यहाँ पे अगर हम इसको माइनस करेंगे तो उसकी सेविंग 10 से बढ़ जाएगी। तो ये ऐसे निकालने का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूले हमने किस लिए समझे? वैसे तो इन फॉर्मूलों को आपको इसके नीचे लिख के आने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये पता होने चाहिए फॉर्मूले, क्योंकि अगर हम ये टेबल अभी बनाएंगे तो वहां पर ये फॉर्मूले बहुत काम आने वाले हैं। जो एग्जाम्पल हमने पहले लिया था वो एग्जाम्पल लेते हैं। सरकार ने बोला है कि एक सरकारी स्कूल बनवाना है, तो स्कूल बनवाने के लिए उसे सपोज करो 100 करोड़ रुपए दिए हैं एज ए इन्वेस्टमेंट। हमने जब वीडियो को स्टार्ट किया था तभी ये बात समझी थी कि अगर निवेश किया जाता है तो उसका मतलब पहले पहले तो होता है इनकम ही होगी किसी की भी। तो 100 करोड़ रुपए अगर सरकार ने दिए हैं एज अ फंड, तो हम समझ लेते हैं कि वो किसी की आय हो जाएगी। 100 आय है, यहाँ तक कोई चेंज नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सरकार ने कितने दिए? 100 करोड़ रुपए दिए, तो वो 100 करोड़ रुपए किसी की आय हो जाएगी। तो हमने लिख लिया कि 100 करोड़ आय हो गई है। अब इसके बाद में क्या कहानी है?
अब हमें बताना है कि डेल्टा सी कितना होगा, डेल्टा एस कितना होगा। तो ये बताने के लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ये डेल्टा वाई का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस, यानी कि आय में परिवर्तन इज इक्वल टू उपभोग में परिवर्तन और बचत में परिवर्तन। आय में परिवर्तन 100 का हुआ है, डेल्टा सी अगर आपको निकालना है तो उसके लिए अब आपको डेल्टा सी की वैल्यू पता होनी चाहिए या डेल्टा एस की पता होनी चाहिए। अब हम एक और फॉर्मूले को जानते हैं, वो फॉर्मूला होता है एमपीसी का। जब हमने एग्रीगेट डिमांड पढ़ा था उस टाइम पे हमने देखा था कि एमपीसी का एक और फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, यानी कि एक व्यक्ति की आय जितनी बढ़ेगी उसके हिसाब से ही उसका उपभोग बढ़ेगा। ये फॉर्मूला हमने उस टाइम पे देखा था, तो यही फॉर्मूले का यूज इसमें करना है। ये सारा फॉर्मूला आपको साइड में कैलकुलेशन के लिए करना है, इसके साथ नहीं लिखना है। तो एमपीसी की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो ये कि हम लिख सकते हैं डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हमने एमपीसी की वैल्यू कितनी ले रखी है, 0.5 ले रखी है, तो हम एमपीसी की जगह 0.5 लिखेंगे, डेल्टा सी की जगह डेल्टा सी लिखेंगे, और चेंज इन इनकम कितना है, 100 चेंज इन इनकम है, तो हम डेल्टा वाई की जगह 100 लिख देंगे। जब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो 0.5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 100 से, और इक्वल में डेल्टा सी ऐसे ही आ जाएगा। अगर यहाँ दिख नहीं रहा है तो हम इसके नीचे करेंगे, अगर ये इधर जाएगा तो 0.5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू में डेल्टा सी हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने क्या किया है, हमें पता है एमपीसी हमारा 0.5 गिवन है, उसकी वैल्यू हमने लिख दी है। डेल्टा वाई हमारा 100 है, हमने उसकी वैल्यू लिख दी है। डेल्टा सी हमें निकालना है, क्योंकि उससे ही हमें पता लगेगा कि यहाँ कितनी वैल्यू रखनी है और यहाँ कितनी वैल्यू रखनी है। अब ये वैल्यू रखने के लिए अगर हम इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता पॉइंट के बाद में एक नंबर है तो एक जीरो कट जाएगी और इसकी वैल्यू आ जाएगी 50। तो यानी कि अगर 100 करोड़ रुपए आय के रूप में आते हैं, एमपीसी कितना है, 0.5 है, तो इसका मतलब 50%, यानी कि 50 करोड़ कंजप्शन करेगा। अगर 50 करोड़ कंजप्शन कर रहा है तो बाकी के 50 करोड़ सेव कर रहा है, इसका फॉर्मूला है। उसके बाद में अगर ये वाला फॉर्मूला आप देखोगे तो 100 और 50 कंजप्शन कर रहा है तो सेव कितना करेगा, 100 में से 50 को माइनस करेंगे तो वो सेव कर रहा है लगभग 50 करोड़। तो ऐसा हम यहाँ पर लिख देंगे। अगर एमपीसी 0.5 है तब डेल्टा सी कितना आएगा, 50 आएगा, डेल्टा एस कितना आएगा, वही 50 आएगा। हमें एक और बात पता है जो हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा था कि अगर कोई व्यक्ति कोई खर्चा करता है तो वो दूसरे व्यक्ति की आय होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप कोई पेन खरीदते हो या मार्कर खरीदते हो तो वो आपका तो कंजप्शन होगा, यानी कि आप तो उसके ऊपर खर्चा कर रहे हो, लेकिन वो किसी दूसरे व्यक्ति की आय हो जाएगी। आय किसकी होगी, उस दुकान वाले की होगी। सपोज करो एक व्यक्ति है, वो ब्रेड का पैकेट खरीदता है तो वो अपने लिए तो कंजप्शन कर रहा है, यानी कि खर्चा कर रहा है, और दूसरे व्यक्ति के लिए, दुकान वाले के लिए वो क्या हो रही है, इनकम हो रही है। अब वो दुकान वाला उस पैसे का क्या करेगा, वो उस पैसे का अपने लिए कोई सामान लेकर आएगा, या ट्यूशन फीस देगा अपने बच्चों की, या स्कूल फीस देगा, या अपने लिए जूता खरीद के लाएगा, तो वो उसका इस्तेमाल कैसे भी कर सकता है दुकान वाला। तो अगर एक व्यक्ति कंजप्शन के ऊपर पैसा खर्च करेगा तो वो दूसरे व्यक्ति की आय हो जाएगी। ये तो था बाहर का एग्जाम्पल। अब ये हम इस टेबल का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर सरकार ने 100 करोड़ रुपए दिए निवेश के लिए, स्कूल बनाने के लिए, अब उसमें से 100 करोड़ इनकम हो जाएगी। सबसे पहले सीमेंट खरीदा जाएगा, सरिया खरीदा जाएगा, और जो डस्ट का सामान है वो खरीदा जाएगा। उसके बाद लेबर्स को पैसा दिया जाएगा, ठेकेदारों को पैसा दिया जाएगा, तो सब लोगों को पैसा दिया जाएगा। अब जो पैसा दिया गया है यानी कि वो उनकी इनकम हो जाएगी। अब वो उससे क्या करेंगे, और कंजप्शन करेंगे, यानी कि वो अपने सामान लेकर आएंगे, कोई कुछ सामान खरीदेगा, कोई कुछ सामान खरीदेगा, तो पैसा गोल गोल मार्केट के अंदर ही घूमेगा। तो यहाँ पर जो अगर किसी ने कंजप्शन किया 50 का तो वो किसी की आय हो जाएगी। सपोज करो आपने 50 रुपए खर्च किए तो वो दूसरे व्यक्ति की आय हो गई 50 रुपए। अगर आपने 5,000 रुपए खर्च किए तो दूसरे व्यक्ति की आय हो गई 5,000 रुपए। तो कंजप्शन जितना होता है किसी व्यक्ति का, उतनी किसी व्यक्ति की आय होती है। वो हमारे लिए कंजप्शन है लेकिन दूसरे के लिए इनकम है। क्या पता वो दूसरे के लिए कंजप्शन हो जो हमारे लिए इनकम का सोर्स है। तो इसलिए बुक के अंदर जो एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर कंजप्शन 50 का है तो दोबारा से इनकम कितनी हो गई किसी व्यक्ति की, 50 हो गई। अब 50 करोड़ हो गई है। अब यहाँ से हमें पता है कि 0.5 है एमपीसी, तो 50 का अब हम 0.5 निकाल लेंगे, तो जो वैल्यू हमने यहाँ पुट की थी तो दोबारा डेल्टा सी हम निकाल लेंगे। अब डेल्टा सी निकालने का तरीका क्या है, सेम यही फॉर्मूला लगेगा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू एमपीसी। एमपीसी 0.5 है, डेल्टा सी हमें निकालना है। अब की बार इनकम 100 नहीं है, अब की बार इनकम कितनी है, 50 है, तो हम यहाँ डेल्टा वाई लिख देंगे 50।
यानी कि अगर कोई व्यक्ति कंजप्शन करता है, कुछ बच्चे कंफ्यूज इसी में होते हैं कि ये डेल्टा सी यहाँ पर है तो यहाँ पर इनकम कैसे आई है। तो ये बात मैंने आपको पहले बताई थी कि जो एक व्यक्ति का कंजप्शन होता है, यानी कि एक व्यक्ति का खर्चा होता है, वही किसी दूसरे व्यक्ति की इनकम होती है। अगर आप बाजार में जाके कोई कपड़े खरीदते हो 2-3 हज़ार रुपए के, तो वही आपका खर्चा हो जाएगा, लेकिन जिससे आप सामान खरीदोगे वो उसकी इनकम हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ कंजप्शन यहाँ की इनकम हो जाती है। तो यहाँ पर हम डेल्टा वाई की जगह पर 50 लिख देंगे, डेल्टा सी का एज इट इज रहेगा, एमपीसी एज इट इज रहेगा। अब ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 0.5 को जब हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा सी की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ये पॉइंट है, जीरो कट जाएगा, आंसर आ गया 25 करोड़। यानी कि डेल्टा सी 50 में से अगर 25 कंज्यूम कर देगा, अब ये बचत कितनी होगी, 50 रुपए में से आपने 25 रुपए कंज्यूम कर लिए, तो बचत कितने की कर पाओगे, 25 की कर पाओगे, तो यहाँ 25 हो जाएगा। अब इसके अलावा दोबारा से हम देखेंगे कि जो 25 रुपए किसी ने खर्च किए, अब वो दोबारा किसी न किसी की इनकम हो जाएगी। अब जैसे आप किसी से कपड़े खरीद के लाए 3 हज़ार रुपए के, अब वो उसकी इनकम हो गई, अब वो दोबारा से उस 3 हज़ार को कंज्यूम करेगा, अपना सामान लेकर आएगा, कुछ खाने पीने का सामान लेकर आएगा, या अपने लिए कोई और सामान लेकर आएगा, तो ये दूसरे व्यक्ति की आय हो जाएगी 25 दोबारा से। अब उसमें से भी वो, अब हम एमपीसी के जरिए निकाल लेंगे डेल्टा सी को दोबारा। तो एमपीसी का ये वाला फॉर्मूला जो है ये आपको याद रखना है, एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो एमपीसी हमारा कितना है, 0.5 है। 0.5 होने का मतलब डेल्टा सी हमें निकालना है, इनकम इस बार 25 है। जब हम 0.5 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा सी हमारे सामने आ जाएगा 12.5 करोड़। यानी कि 25 अगर किसी की इनकम है तो वो 12.5 करोड़ का कंजप्शन करेगा और 12.5 करोड़ ही सेव करेगा। ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहेगी और लास्ट में आपका जो आंसर आ जाएगा, जब ये प्रोसेस ऐसे चलती रहेगी। अब यहाँ पर ये अगर इसने कंजम्पशन 12.5 का किया है तो ये किसी की इनकम हो गई, उसके बाद में फिर ये कंजप्शन करेगा, फिर सेविंग करेगा, जब कंजप्शन करा दोबारा से इनकम बन जाएगी। तो ये प्रोसेस एज इट इज चलती रहेगी और ये तब तक चलेगी जब तक इनकम 200 ना हो जाए टोटल, और कंजप्शन है वो 100 ना हो जाए, और सेविंग 100 ना हो जाए, और ये निवेश टोटल रहेगा 100 का 100 ही। तो अगर मार्केट के अंदर या अर्थव्यवस्था में 100 करोड़ का निवेश किया जाता है तो उससे 200 करोड़ की इनकम जनरेट होती है, यानी कि डबल की इनकम जनरेट होती है। अगर एमपीसी हमारा और ज्यादा होता, यानी कि 0.8 होता, तब और ज्यादा इनकम जनरेट होती, क्योंकि जितना ज्यादा एमपीसी होगा उतना ज्यादा निवेश गुणक होगा, जितना कम एमपीसी होगा उतना कम निवेश गुणक होगा। अगर एमपीसी की वैल्यू 0.2 होती तो यहाँ पर आय और कम आती। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि ये सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करने हैं या फिर ये आंसर ऐसे लिखना है। 3 से 4 आप एक्सप्लेन कर सकते हो, उसके बाद में डॉट डॉट लगा के नीचे आंसर लिख सकते हो। अब कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर हमें एमपीसी की वैल्यू 0.5 दे रखी तब तो हमें पता चल जाएगा कि आंसर 200 आएगा और हम याद भी कर सकते हैं। लेकिन कई बार ये होता है पेपर के अंदर ये वैल्यू बदल दी जाती है कि एमपीसी 0.8 है तो निवेश गुणक की क्रियाविधि को समझाओ और टेबल बनाओ। तब आप क्या करोगे, तब आप अगर टोटल टोटल ऐसे लिखने बैठोगे तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा और उससे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आंसर नीचे कितना आने वाला है। तो इसके लिए आप एक चीज और कर सकते हो कि अगर आपको पता है हमने के का एक अभी फॉर्मूला देखा है, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी होता है, तो के निकल जाएगा। तो 1 अगर एमपीसी 0.5 है तो के इज इक्वल टू 1/0.5 आएगा, ये पॉइंट हट जाएगा, ऊपर जीरो लग जाएगा, ये कट के आएगा 2 टाइम्स। तो यानी कि के 2 गुना है, तो इसका मतलब जितना निवेश किया तो डबल इनकम हो गई। अगर क्वेश्चन ये आता कि एमपीसी 0.8 है और आपको पहले पता लगाना होता कि डेल्टा वाई कितना चेंज होगा, ये आपको लिख कर नहीं आना है कि हमने इस वाले फॉर्मूले से किया है, ये आपको साइड में कैलकुलेशन करनी है और लास्ट में समझानी है ये सारी बातें। ये वाले जो फॉर्मूला है ये भी आपको साइड में कैलकुलेट करके बताना है, लेकिन अगर आप इससे कैलकुलेशन करने बैठोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। हमें लास्ट में पता लगाना है कि अब कितना चेंज आएगा इस इनकम से, तो हम के की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर सपोज करो एमपीसी 0.8 दे रखा है तो हम इसमें से माइनस करेंगे तो के इज इक्वल टू 1/0.2 आएगा, ये पॉइंट हट गया, ऊपर जीरो लग जाएगा, के की वैल्यू आ जाएगी 5 टाइम्स। तो यानी कि जितना निवेश किया है उससे 5 गुना ज्यादा इनकम हो जाएगी। अगर निवेश 100 का है तो इनकम कितनी हो जाएगी, 500 हो जाएगी। आपको अगर आंसर पहले से पता रहेगा तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। तो यहाँ पर गुणक की क्रियाविधि है कि अगर निवेश 100 का किया जाता है, एमपीसी 0.5 है, तो उसके बाद में जो चेंज इन इनकम है वो 200 हो जाती है। अब इसको जब आप टेबल बना लोगे और उसके नीचे कुछ पॉइंट्स है जो आपको एक्सप्लेन करके आने हैं, जैसे जैसे हमने टेबल बनाया वैसे वैसे हमको ये पॉइंट एक्सप्लेन भी करने हैं। अब पॉइंट एक्सप्लेनेशन में आपको क्या क्या बातें लिखनी है उसको समझते हैं। सबसे पहले हमें ये बात लिखनी है कि अर्थव्यवस्था में पहले चक्र में 100 करोड़ का निवेश किया जाता है, तो आपको निवेश के बारे में लिख कर आना पॉइंट।
कि अर्थव्यवस्था में सबसे पहले 100 करोड़ का निवेश किया जाता है। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है कि जब 100 करोड़ का निवेश किया जाएगा तो प्रारंभिक निवेश प्रारंभिक आय के बराबर होता है, यानी कि प्रारंभिक निवेश आय के बराबर होता है। तो आपको लिखना है निवेश इज इक्वल टू आय, यानी कि जो निवेश होता है वो आय के बराबर होता है। तीसरा पॉइंट इसमें ये एक्सप्लेन करना है कि अगर एमपीसी 0.5 है तो उसका मतलब एमपीसी के बारे में लिखना है कि एमपीसी 0.5 है तो इसका मतलब डेल्टा सी 50 आ जाएगा और डेल्टा एस भी 50 आ जाएगा। वो आप इस फॉर्मूले की मदद से समझा सकते हो कि एमपीसी की वैल्यू हमें पता है तो डेल्टा सी की हमारा निकल के आ जाएगा। तीसरा पॉइंट लिखने के बाद में फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, यह प्रक्रिया तब तक चलेगी और लास्ट में आंसर आ जाएगा 200, यानी कि 100 करोड़ का निवेश करने पर 200 करोड़ की आय प्राप्त होती है। ये पॉइंट लिखने के बाद में यहां पर मैं लिख देता हूं कि निवेश करने से कितनी आय होती है, निवेश करने से कितने आय होती है। 100 करोड़ का निवेश करने से 200 करोड़ की आय होती है। फिर लास्ट में आपको लिख देना है अतः, अगर के की वैल्यू, के का फॉर्मूला लिख कर आना है, अतः के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई होता है, यानी कि के का ये वाला फॉर्मूला होता है। और अगर निवेश, अगर इनकम 200 हो गई 100 का निवेश करने से, यानी कि इनकम 200 करोड़ हो गई 100 करोड़ का निवेश करने से, तो इसका मतलब के 2 गुना है। तो ये पॉइंट्स आपको समझाकर आने हैं। ये 5 पॉइंट्स है जिनको अच्छे से एक्सप्लेन करना है ये टेबल बनाने के बाद में। सबसे पहले लिखना है प्रारंभिक निवेश 100 है, जिसका मतलब इनकम भी 100 हो जाएगी, 100 करोड़ हो जाएगी। इसके अलावा दूसरे पॉइंट में ये लिखना है निवेश जो होता है प्रारंभिक निवेश वो आय के बराबर होता है। तीसरा पॉइंट ये लिखना है कि एमपीसी की वैल्यू 0.5 है, तब हमें डेल्टा सी की वैल्यू निकल जाएगी, यानी कि उपभोग कितना किया जाएगा ये पॉइंट लिख कर आना है। अगर एमपीसी 0.5 है तो इसकी मदद से हमें पता लग जाएगा, ये फॉर्मूला एक्सप्लेन करके आना है। चौथा पॉइंट ये लिख कर आना है कि 100 करोड़ का निवेश करने से 200 करोड़ की आय प्राप्त होती है, यानी कि अगर 100 करोड़ का निवेश किया गया तो उससे इनकम जनरेट हो रही है 200 करोड़, यानी डबल हो रही है। और लास्ट में ये फॉर्मूला समझा कर आना है कि चेंज इन इनकम कितना हुआ 200 हुआ, चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना हुआ 100 हुआ। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू 2 टाइम्स निकल कर आई है, तो निवेश गुणक की वैल्यू 2 गुना है अगर एमपीसी 0.5 है तो। ये 5-6 पॉइंट्स है जिनको आपको टेबल के नीचे अच्छे से एक्सप्लेन करके आना है। ये सारा एक्सप्लेनेशन का पार्ट है जिसको आपको अपने साइड में एक तरफ सॉल्व करते जाना है और कैसे कैसे पॉइंट्स को लिखना है। इसके अलावा यहाँ पर ये वाली वीडियो हो जाती है हमारी कंप्लीट, जिसमें निवेश गुणक को हमने समझा है। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि गुणक की क्रियाविधि जब भी आप समझाओगे तो सबसे पहले जो ये 5 इसके पॉइंट है ये पता होने चाहिए। चक्र लिखा जाएगा, निवेश लिखा जाएगा, डेल्टा वाई, डेल्टा सी, डेल्टा एस, इनका मतलब भी पता होना चाहिए। इसके अलावा एमपीसी की वैल्यू अगर दे रखी है क्वेश्चन में तो उसके अकॉर्डिंग ही लेंगे, अगर नहीं दे रखी है तब आप अपने अकॉर्डिंग 0.5 मानोगे तो अच्छा रहेगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि 0.5 का मतलब है आधा। इसका मतलब अगर 100 की इनकम है तो 50 कंजप्शन किया जाएगा, 50 बचत की जाएगी। अगर 200 की वो हो रही है, इनकम हो रही है तो 100 कंजप्शन किया जाएगा, 100 की बचत की जाएगी। और इसके अलावा एमपीसी निकलता कैसे है वो मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। और इनकम का कंजम्पशन किया जाता है, सेविंग किया जाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। यानी कि अगर 100 की इनकम है तो कुछ पार्ट अगर वो कंज्यूम कर रहा है तो बाकी का पार्ट सेव करेगा। इसके अलावा डेल्टा सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, वो इस फॉर्मूले से निकलेगी कि एमपीसी इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। फॉर्मूले की मदद से हमें डेल्टा सी निकल जाएगा। डेल्टा सी जब निकल चुका है हमारे सामने तो डेल्टा एस निकल जाएगा। और ये बात हमें पता है कि जो एक व्यक्ति का कंजप्शन होता है वो दूसरे व्यक्ति की आय होती है। तो ये फॉर्मूला हम लिख दे जाएंगे, उसके बाद में वैल्यूज को पुट करते जाएंगे और आंसर हमारे सामने निकल कर आ जाएगा। जब आप ये टेबल लिख दोगे उसके बाद में 5 पॉइंट समझा दोगे तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। तो यहाँ पर हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो सीरीज में जिसमें हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 को। तो इसी के साथ मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।